हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की कृपा से हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार ज़बरदस्त ब्लॉग लेकर आ रहा हूँ, जिससे कि आप सभी को एक बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो इस ब्लॉग को स्टार्टिंग से एंड तक आप ज़रूर देखें। ये ब्लॉग जो है वो वैष्णो माता दर्शन से जुड़ी जानकारी से रिलेटेड है, जिससे कि हर एक भक्त सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से वैष्णो माता दर्शन कर सके। और अभी क्या है कि काफ़ी लोग वैष्णो धाम दर्शन का प्लान कर रहे हैं और जो पहली बार जा रहे हैं उनके मन में कई प्रकार के डाउट्स रहते हैं। तो आज मैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से उसे क्लियर करूंगा। आइए आपको मैं इस वीडियो में वैष्णो माता दर्शन का सफ़र का पूरा प्रोसीजर बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर जो आप माता वैष्णो देवी का दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको जम्मू तवी आना पड़ेगा। तो अब आपको हम बताते हैं जम्मू तवी आने के लिए क्या क्या साधन है। तो सबसे पहले तो आपको ट्रेन, जो कि भारत के हर एक कोने से ट्रेन के माध्यम से आप जम्मू तवी आ सकते हैं। दूसरी चीज़ है फ़्लाइट। तो फ़्लाइट के लिए अगर जो बताना चाहें, जम्मू तवी में कोई एयरपोर्ट नहीं है। इसके लिए आपको पठानकोट एयरपोर्ट पे आना पड़ेगा। अब आप एक बार पठानकोट एयरपोर्ट पे आ गए, उसके बाद फिर आपको यहाँ से जम्मू तवी के लिए ट्रेन लेने पड़ेंगे। और अगर जो तीसरे साधन की बात किया जाए तो यहाँ पे कुछ जगहों से बस की भी सुविधा है, जैसे दिल्ली जैसे शहरों से बस भी आती है, चंडीगढ़ से बस आती है। तो ऐसे में आप बस से भी जम्मू पहुँच सकते हैं। तो अब बात आती है कि जम्मू पहुँचने के बाद क्या किया जाए। तो दोस्तों, बताना चाहें कि जम्मू से हमें जाना है कटरा, जो कि माता वैष्णो देवी का चढ़ाई हमें कटरा से स्टार्ट करनी होते हैं। तो हमें कटरा पहुंचना सबसे पहले ज़रूरी है। और कटरा आप बाई बस जा सकते हैं, बाई ट्रेन जा सकते हैं, दोनों सुविधा है। जम्मू से कटरा की जो दूरी है वो 68 किलोमीटर है। और एक बार आप जम्मू से कटरा पहुंच गए या बस स्टैंड चले गए या बस स्टेशन चले गए, तो इसके बाद आपको क्या करना है, कटरा पहुंचने के बाद आप रहने का कुछ बंदोबस्त कर लें। यहाँ पे कटरा में बहुत सारे होटल्स हैं, डॉर्मेट्री की व्यवस्था है, जो कि प्राइवेट्स होटल भी काफ़ी सारे हैं। और दूसरी चीज़ कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा भी चलाए गए काफ़ी होटल्स हैं, डॉर्मेट्री वगैरह है और फ्री फैसिलिटी भी है। तो आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाए गए कई सारे होटल्स हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, जो कि आपको अच्छे फैसिलिटी के साथ कम कॉस्ट में मिल जाएंगे। तो आप सभी के दिमाग में ये बात आई होगी, ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड क्या है। तो दोस्तों, बताना चाहेंगे कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा चलाई गई एक ऐसी ट्रस्ट है जिसमें कि आपको रहने खाने की अच्छी व्यवस्था मिल जाती है अफोर्डेबल कॉस्ट में। तो आप यहाँ से भी बुकिंग कर सकते हैं। तो बुकिंग कैसे करनी है वो आपको मैंने पिछला एक वीडियो बनाया जिसमें कि आपको बताया है। आपको ये माँ वैष्णो देवी .org वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद सारा जो भी फैसिलिटीज़ है आपको मिल जाएंगे। अब बात आती है माता रानी के दर्शन के। तो हमें दर्शन कैसे करना है वो यहाँ से आपको मालूम चलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको दर्शन के लिए यात्रा पर्ची कटवाने पड़ेंगे, जो कि आपको ऑनलाइन फैसिलिटी मिल रहे हैं और ऑफलाइन भी मिल जाएंगे, जो कि आपको कटरा बस स्टैंड के जस्ट बगल में ही है। तो आप वहाँ से पर्ची कटवा सकते हैं। तो एक बार पर्ची कट जाने के बाद फिर आपका यात्रा स्टार्ट हो जाएगा। तो बात की जाए अब माता के भवन जाने के लिए कौन कौन से रूट्स हैं, तो बताना चाहेंगे हमारे पास भवन जाने के लिए 2 रूट्स हैं। एक तो भाया ताराकोट मार्ग, जो कि 14 किलोमीटर पड़ेंगे भवन तक, और दूसरा भाया बाणगंगा, और ये रूट आपको पड़ेंगे 12 किलोमीटर भवन तक। 2 किलोमीटर डिफरेंस का रीज़न यह है, भाया बाणगंगा जो रूट है ये थोड़ा चढ़ाई ज़्यादा है, इसलिए 12 किलोमीटर है। और भाया ताराकोट की जो चढ़ाई है वो थोड़ी कम है, इसलिए वो 14 किलोमीटर है। आपको कटरा से बाणगंगा तक ऑटो की सुविधा मिल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रैकिंग के लिए आप ताराकोट मार्ग भी यूज कर सकते हैं और बाणगंगा भी। अगर जो आप ताराकोट मार्ग से जाते हैं तो आपको ये मार्ग काफ़ी फ्री मिलेंगे, तो पैदल जाने में काफ़ी सुविधा होगी। यही अगर जो आप बाणगंगा मार्ग यूज करते हैं तो इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस रोड में आपको घोड़े खच्चरों का आवागमन चलता रहता है। लेकिन इस रूट में आपको काफ़ी मनोरम दृश्य मिलेंगे। रास्ते में आपको सबसे पहले बाणगंगा मिलेगा, यहाँ पे आप स्नान करके यहाँ से निकल सकते हैं।
बाणगंगा का जल अमृत समान होता है और साथ ही साथ आप यहाँ माता के चरण का दर्शन भी कर सकते हैं। और बाणगंगा मार्ग में ही आपको गुलशन कुमार का लंगर भी मिल जाएगा, जो कि यहाँ से आप भोजन करके यहाँ से अपना यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर जो बात की जाए कि चढ़ाई के लिए हमारे पास पैदल के अलावे और क्या साधन है, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो कि इतनी लंबी चढ़ाई में असमर्थ हों, तो उनके लिए यहाँ पे कुछ व्यवस्था है, जैसे कि घोड़ा, खच्चर और वृद्धजनों के लिए पालकी की व्यवस्था भी रहती है, जो कि जिसका कि अलग अलग कॉस्ट रहता है, जो कि आपको पे करना होता है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और तीसरा जो है वो है हेलीकॉप्टर, जिससे कि आप भवन तक का सफ़र कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ हमारा आधा दूरी तय हो चुका है और अब हम पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी माता के मंदिर पे। तो हमें यहाँ पे दर्शन के लिए सबसे पहले यहाँ भी पर्ची देने होते हैं और यहाँ का दर्शन में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो गुफा का स्पेस थोड़ा कन्फाइंड है, तो यहाँ पे भक्तों का 10-12 बैच बना के भेजा जाता है, इस वजह से थोड़ा समय लग जाता है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आप 1 नाइट स्टे कर लें अगर ज़्यादा समय लगने वाला है। यहाँ भी रहने का काफ़ी व्यवस्था है, अगर जो आप होटल पहले से बुक किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भी किए हैं तो आपको हॉल में काफ़ी जगह मिल जाता है रेस्ट के लिए, तो इसके लिए आपको रहने खाने का कोई वहाँ समस्या नहीं होने वाला है। उसके बाद आपका नंबर आते ही आप यहाँ पे दर्शन कीजिए और यहाँ का दर्शन करने के बाद आप माता रानी के दर्शन के लिए निकलिए। अब यहाँ से आपको अर्धकुंवारी से भवन तक के लिए एक और सुविधा ऐड हो जाता है, जो कि है बैटरी ऑपरेटेड कार, जिसका आपको 350 पर पर्सन लिया जाता है और ये काफ़ी अफोर्डेबल है। यहाँ से आप आराम से जा सकते हैं भवन तक। और दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहूँ कि आपको नीचे से लेकर भवन तक रास्ते में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। हर जगह आपको भोजनालय मिल जाएगा, टॉयलेट मिल जाएगा, मतलब हर एक तरह की सुविधा मिल जाते हैं। तो अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं माता रानी के भवन पे, तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, जोर से बोलो जय माता। उसके बाद यहाँ पे आपको पहुँचने के साथ ही सबसे पहले आपको अपना जूता चप्पल जो भी है यहाँ स्टैंड में जमा करना होता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और अगर जो आप बेल्ट लगाए हुए हैं, लेडीज़ लोगों के पास पर्स है, तो ये सारे कुछ क्लॉक रूम में जमा हो जाता है। और यहाँ पे कोई फ़ोन कैमरा अलाउ नहीं है, तो आपका सारा कुछ क्लॉक रूम में जमा हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ भवन के भेंट शॉप से प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद लेकर आप अपना दर्शन कीजिए। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। दोस्तों, यहाँ हमारा वैष्णो माता का दर्शन पूरा हुआ, लेकिन कहते हैं कि अगर जो आप वैष्णो धाम गए हैं और भैरव बाबा का दर्शन नहीं हुआ तो आपका यात्रा अधूरा है। तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे भैरव बाबा का मंदिर। तो यहाँ से भैरव बाबा का मंदिर का जो दूरी है वो है 4 किलोमीटर। इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं पोनी का, या फिर दूसरा चीज़ है रोपवे, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है, अभी से 2-3 साल पहले स्टार्ट हुआ है, जो कि आपको 100 रुपीज़ में आप रोपवे भी इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको भैरव बाबा का मंदिर में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ऑफ सीजन में 5-10-15 मिनट काफ़ी होता है। यहाँ भैरव बाबा के दर्शन के साथ हमारा यात्रा पूरा हुआ। माता रानी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि हमारी ये छोटी सी वीडियो की मदद से आप सफलतापूर्वक दर्शन करके आ सकते हैं और आ पाएंगे। तो हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें बताएं, कमेंट करके बताएं। और जो भी लोग वैष्णो माता का प्लान कर रहे हैं वो कमेंट करके हमें बताएं, और मैं भी आने वाले कुछ दिनों में आपको लाइव दर्शन कराऊंगा। तो हमारे साथ बने रहिए। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी लोगों को हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।